बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेशन कर लिए थे, है ना, और जितने भी न्यूमेरिकल्स थे जो नॉर्मल बन सकते थे वो हमने कोशिश कर लिए थे बनाने की। अब कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आप लोगों के पास स्प्रिंग और एसएचएम चल रहा था। कुछ बच्चे क्लास में फ़ोन में चेस खेल रहे हैं, अपना चेस बंद कर दें और अपना जो चेस का ध्यान है वो बोर्ड पे दें, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास जो कहानी है, ठीक है, मान लिया वो क्वेश्चन मुश्किल हैं। एक्चुअल में वो क्वेश्चन मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों के पास जितनी भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ी हैं ना, वो एक्चुअल में जब स्प्रिंग आया था तो कंबाइंड फॉर्म में होकर आ जाती हैं। कंबाइंड फॉर्म में मतलब ये कि अगर मैं सिंपल एसएचएम का क्वेश्चन करूँगा तो उसको करने में शायद मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट, इवन 5 मिनट भी लग सकती हैं, है ना। भाई पहले डेरिवेटिव निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो, फिर ये करो वो करो। लेकिन इन क्वेश्चन को करने की सबकी एक ट्रिक होती है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराता हूँ और उसके बाद अपना फिर आगे के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। और टॉपिक का भी मैं बोलोगे तो डेरिवेशन करा दूंगा, लेकिन जो मेन डेरिवेशन है वो करा के मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दूंगा कि किस तरीके तक कैसे पहुँचना है, ठीक है। शुरुआत करें। देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों से स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम की बात करता हूं तो सबसे पहले जो स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम है, चलो उसको ऐसे ले लेते हैं। ये आपके पास एक फिक्स्ड रॉड है, यहां से आपने एक स्प्रिंग लटकाया, चलो स्प्रिंग से पुली लटका दी मैंने, इसको आपने फिक्स कर दिया लेट से इसको आपने क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। और इसको फिक्स करने के बाद यहां पर आप लोगों ने एक m मास का ऑब्जेक्ट इससे लटका दिया, ठीक है बेटा। ये कहानी समझ में आ रही है, राइट। अब आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी बॉडी में हमारे पास टेंशन बनती है, तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, राइट। ये बात मैंने आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ही बताई थी, ये बात तो क्लियर है आप लोगों को। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जिस बच्चे ने ये वाली बात पकड़ ली थी कि टेंशन, जैसे यहाँ पर अगर आप बॉडी पे नीचे इसका mg लग रहा है तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, तो इस पर टेंशन लगने वाला फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ये बात तो हम लोगों ने देखी थी ना बेटा। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके पास अगर किसी डिस्टेंस से आप इसको नीचे खींच रहे हो, लेट से आप इसको x डिस्टेंस से नीचे खींच रहे हो, यहां से पकड़ के इसको नीचे खींचा आपने, तो आपने जब इसको खींचा तो इस बॉडी पे यहां पर एक एंड कनेक्टेड है और आप यहां से खींच रहे हो तो इस रस्सी पर भी एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, राइट। और ये वाली टेंशन होगी T इंटू एक्स, या T मान लो, T इंटू एक्स, जितना आपने नीचे खींचा उसे डिस्टेंस नीचे खींचा वो बराबर हो जाएगा ये जो अब इसके ऊपर टेंशन होगी, मैंने डायरेक्ट से T डैश मान लिया, T डैश इंटू एक्स डैश। एक्स डैश मतलब ये कितना नीचे आ रहा होगा, एक्स डैश, जो भी वैल्यू रहेगी वो हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कंपेयर कर सकते हैं। सर अगर इक्विलिब्रियम ना हुआ हो तो बेटा, जब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ऑसिलेशन बताया था उसमें मेन बात तो ये बताई थी ना कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और उसके बाद हमारे को सारी एसएचएम की कंडीशन करके मैंने आपको दिखाई थी, है ना। तो अगर आपको याद है T इंटू एक्स इक्वल टू T डैश इंटू एक्स डैश, तो आपकी सारी कहानी आराम से सॉल्व हो जाएंगी। मतलब सर ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा, हाँ कैसे, आइए दिखाते हैं। नेगेटिव का साइन नहीं होगा उसमें? बेटा नेगेटिव का लगेगा, बिल्कुल लगेगा, मैं कब मना करूँ, बिल्कुल लगेगा नेगेटिव। मैंने आपको क्या बोला था, नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में नेगेटिव केवल वहां पे रखना जब आपका आंसर भी नेगेटिव के केस में दे रखा हो, अदरवाइज नेगेटिव पॉजिटिव के पंगे में इतना मत पड़ना, ठीक है। बिल्कुल नेगेटिव आएगा क्योंकि आपके पास टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट में है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये जो कंडीशन आप लोगों को मास वाली दे रखी है, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं बेटा, तो आप एक चीज देखो जरा ध्यान से, एक चीज ध्यान से देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो बेटा कि जो इस समय पर आपके पास मास लटका हुआ है, ये इसकी कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब आप मुझे बताओ इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये एसएचएम करेगा क्या, तो आंसर है यस और नो, तो आंसर है नो, क्योंकि सर इक्विलिब्रियम पे जो इसका फोर्स लग रहा है ना, वो आपके पास ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा, लग तो रहा है सर, इस बॉडी का फोर्स नीचे mg लग रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट फोर्स है। फिर सर अगर हमें एसएचएम कराना हो, हाँ तो आप ऐसा करो कि इस बॉडी को पकड़ के x डिस्टेंस से नीचे खींच दो। जब आप इसे नीचे खींचोगे तो इस बॉडी में, इस रस्सी में क्या डेवलप होगा, एक टेंशन डेवलप होगा, और उस टेंशन की वजह, क्योंकि अब देखो टेंशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपने कितना खींचा,
तो टेंशन का फोर्स क्या हो गया अब यहाँ पर, वेरिएबल फोर्स हो गया, और उस टेंशन की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन, जो कि क्या प्रोवाइड कर सकता है, आपका एसएचएम प्रोवाइड कर सकता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं है। अब आप लोगों ने जैसे ही यहां पर इस रस्सी, इस मास को नीचे खींचा, इस मास को नीचे खींचा, तो यहां पर टेंशन इस तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ। इस पुली पे अवे फ्रॉम द बॉडी इस तरफ टेंशन जाएगी, इस पुली पे अवे फ्रॉम द बॉडी इस तरफ टेंशन जाएगी, राइट? ये बात तो क्लियर है। और क्योंकि ये रोप जो है आइडेंटिकल है, यहां से लेकर यहां तक सब में टेंशन क्या होगी, सेम होगी। ये मैंने आपको पुली वाली प्रॉब्लम में भी 10 बार बता रखा था कि आइडेंटिकल अगर रोप है तो उसमें टेंशन ऑल अलोंग द स्ट्रिंग क्या रहता है, सेम रहता है, आइडेंटिकल रहता है। हाँ सर, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो यहां पर देखो, अगर लेट्स से कि ये टेंशन टी है, लेट्स से ये टेंशन टी है और ये टेंशन टी है, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो इतनी आएगा। तो ये जो आपके पास टेंशन आएगा ये कितना होगा, कहानी किसकी लेनी है मुझे, इक्विलिब्रियम की। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो केवल पुली पुली का। ये देखो बेटा, पुली में ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इस पे नीचे टी लग रहा है, इस पे नीचे टी, तो इन दोनों को बैलेंस ऊपर क्या कर रहा होगा बेटा, इक्विलिब्रियम में 2t। यानी कि ये जो ऊपर टी डैश लग रहा था, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2t आ गई। समझ में आ गया? इतना तो कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने पहले बोला था कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत दे, है क्योंकि टफ टॉपिक है, बनता है क्वेश्चन, लगता है कि थोड़ा टफ होता है, बट मैं आपको बताता रहा हूँ ना तरीके सारे। क्यों दिक्कत ले रहे हो यार, खड़े तो हम आपके लिए, टेंशन नहीं लेने का। ये समझ में आ गया यहाँ तक, टी डैश बराबर 2t आया। अब मैंने एक रिलेशन अभी यहाँ पे लिखा कि आपने इस बॉडी पर जब नीचे खींचा, एक बात समझ लो बस, देखो ये कहानी आपको समझ में आ गई सर, आपका टी डैश बराबर 2t के इक्वल है। तो सर आप कहना चाह रहे हो कि हमारा टी डैश ओरिजिनल टी डैश 2t के इक्वल है, ठीक है ना, पढ़ा रहने, टी डैश इक्वल टू 2t है, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे कि इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आई थी वो किसकी वजह से आई थी, खींचने की वजह से, तो इसकी वजह से टेंशन डेवलप हुआ होगा। तो सर आप कहना चाह रहे हैं जब आपने इसे नीचे खींचा तो इस पे टेंशन तो टी ऊपर की तरफ डेवलप हुई होगी, और इस टेंशन की वजह से आपके पास कितना आया, बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी से तो एसएचएम हुआ है, इसी से तो एसएचएम हुआ है। और आप लोग अगर मेरे से कहेंगे तो इस स्प्रिंग पे एक फोर्स लग रहा होगा, इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर लग तो रहा होगा, पर वो कितना होगा, तो कह देना सर F बराबर kx, F बराबर kx लग रहा होगा। हाँ सर लग रहा होगा, इससे कोई फायदा होगा? मैंने कहा हाँ बेटा, देख अभी कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं यहाँ पे। पुली का कॉन्सेप्ट लग गया, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट लग गया, अभी तो और भी लगेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था t इंटू एक्स इक्वल टू टी डैश इंटू एक्स डैश, याद है? याद है, अभी 2 मिनट पहले कराया था। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाता हूँ बेटा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है, अगर आपसे पूछेगा ना इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप ये लगा देना t इंटू वेलोसिटी बराबर टी डैश इंटू वी डैश। यानी कि इस बॉडी को जब नीचे खींचते हुए जो इसमें टेंशन डेवलप हुआ होगा उसकी वेलोसिटी बराबर होगा जिस जो टेंशन यहाँ पे डेवलप हुआ होगा इनटू जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। हर जगह वैलिड है। स्प्रिंग मास के कॉन्सेप्ट में या फिर पुली के कॉन्सेप्ट में वो वाले केस आपको आराम से क्वेश्चन को टैकल करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है। अब ये कहानी क्लियर हो गई। अच्छा, इसको अगर मैं यूज करता हूं यहां पर, तो आपके पास यहां पर टेंशन टी डेवलप हुआ था कब, जब आपने इसको एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा, तभी तो आपके पास एसएचएम आएगा, अदरवाइज तो एसएचएम होगा ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं t इंटू एक्स बराबर हो जाएगा मेरे पास t डैश इंटू एक्स डैश, और t डैश की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2t हो जाएगी। तो t इंटू एक्स बराबर आ जाएगा 2t इंटू एक्स डैश, t से t गया तो x डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2। यहां तक कोई दिक्कत आई किसी को? यहां तक कोई दिक्कत आई किसी को? नहीं आई। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो फोर्स आया है ये कहां पर आएगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग तो ऊपर लग रही है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है बेसिकली वो क्या kx आएगी? नहीं सर, तो kx डैश आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास x डैश तो आप इसको लेट किया है ना आपने यहाँ पर। हाँ बेटा ठीक है, तो आप सर ये कहना चाह रहे हो F इज इक्वल्स टू k ऑफ x डैश। हाँ, और x डैश की वैल्यू कितनी है, x/2। यहां से आप लिख देना k टाइम्स ऑफ
x/2। यहाँ तक बताओ आपको फोर्स निकालने में कोई दिक्कत आई या नहीं आई? नहीं आई। अब ये जो नेट फोर्स है किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ टी के। अरे ये तो रहा यार, नेट फोर्स किसके इक्वल है? टेंशन के। टेंशन ही तो फोर्स है। अब वहां पे थोड़ी एक्सेलरेशन हो रहा है, वहां पे F = kx है और वो F कितना है सर? टेंशन के। टेंशन कितना है? 2t है, तो 2t बराबर kx/2 हो गया। हाँ सर समझ में आ रहा है। आ भी रहा है या नहीं आ रहा? बता दो, नहीं आ रहा दोबारा बता दूंगा। सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग खोल के तुम्हें सारी चीजें जितनी हो सकती है मैंने खोल के दिखाई है। अब ये t की वैल्यू किसके इक्वल थी? सबसे पहले निकाल के दिखाई थी मैंने तुम लोगों को, ma के इक्वल थी। तो यहाँ पे डाल दो 2 टाइम्स ऑफ ma बराबर kx/2। अच्छा अब a को इधर रखो और बाकी सबको इधर पहुंचा दो, तो a बराबर हो जाएगा kx/4m। a बराबर क्या हो जाएगा? kx/4m। समझ में आ रहा है? अच्छा तो आपको ये पता है a = ω²x होता है, पता है ना? क्या इस इक्वेशन में आपको ये ω² दिख गया? दिख गया ना? अरे यार x को छोड़ के बाकी सब तो ω² ही है, बाकी सब कंपेयर करोगे तो ω² ही है। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √k/4m। आपसे क्या पूछा था? इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होता है? t = 2π √m/k ओमेगा = 2π/t, तो which implies t = 2π/ω। तो आप ओमेगा की अब वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है? तो t = 4m ऊपर के नीचे 2π √4m/k। तो ये आपके पास आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यहां पे आपसे पूछा जाए इस केस में k की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर कितना आएगा? 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, हाफ टाइम्स, डबल। तो बेटा 1/4 टाइम्स। देखो ना यार, ये बेसिकली इस 4 को आप नीचे k/4 लिखा है, तब ये ऊपर गया है, तो ये k/4 हो गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप लोगों से, हाँ एक बच्चे की बात हो रही, सर फ्रीक्वेंसी नहीं बताई हमें किताब में फ्रीक्वेंसी भी। अबे गधों, पहले ही चैप्टर में जब शुरू हो रहा था उसी टाइम बताया था टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब तुमने टाइम पीरियड निकाल दिया, इसको उल्टा लिख दे, 1/2π k/4m आ गया इसका फ्रीक्वेंसी। जितने भी कॉन्सेप्ट लगाए थे पीछे, इतने भी आपको मैंने टाइम पीरियड निकलवाए, इतने सारे टाइम पीरियड निकलवा रखे हैं, उन सबके टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए एंड में ये कर देना। यार क्यों मेरी जान खा रहे हो बेकार में? समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो ये इस तरीके से स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं करा, खींचा, देखा कौन सी फोर्स की वजह से मेरे पास SHM हो रहा है, जिस फोर्स की वजह से SHM हो रहा है उसी को कंसीडर में कर लिया और इसकी इक्वेशन बना के देख ली। t डैश x डैश इज इक्वल्स टू t इंटू एक्स, वहाँ से मैंने x डैश की वैल्यू निकाल दी, f इज इक्वल्स टू kx में पुट कर दिया और f की जगह पर 2t था जिसकी वजह से हमारे पास ma आ गया और a की वैल्यू निकाल के ω²x से मैंने कंपेयर कर दिया और इस तरीके से सिंपली मेरा आंसर आ। सिंपली तो नहीं आया बट फिर भी आ तो गया ना। हाँ सर मान लेते हैं। क्या मान लिया? सारा कुछ तो करके दिखाया। अब ये तो था आपके पास वर्टिकल ऑसिलेशन का केस। एक केस जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, वो ध्यान से सुनिएगा और करिएगा उसको दिमाग में रखकर, ठीक है? और तब मैं आप लोगों को पूछूंगा कि भैया आप लोगों को समझ कितना आया, और नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, मैं मना नहीं करूंगा पूछने के लिए, ठीक है? क्योंकि केस है, बहुत बढ़िया केस है, बहुत ही बढ़िया केस है। किस किताब में था याद नहीं है, लेकिन यहाँ देख लो, ये आप लोगों के पास एक वॉल है और ये जो वॉल है इसके सामने किसी एक डिस्टेंस पर एक वॉल और है, ठीक है? और यहां से आप लोगों ने एक स्प्रिंग कनेक्ट कर रखी है जो कि किसी एक ब्लॉक से अटैच है, जो कि किसी एक ब्लॉक से अटैच है, ठीक है? अब आप क्या करते हो कि आपके पास ये जो स्प्रिंग है ये अपनी मेन पोजीशन पर है। इनिशियली किस पर है? वो अपनी मेन पोजीशन पर है। तो आपसे पूछा गया कि अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं, अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं तो आपसे पूछा जाएगा इसका टाइम पीरियड कितना होगा। सर कंप्रेस करने पर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? वैसे ही जैसे एलोंगेशन में निकाला था यार। मैंने आपको क्या सिखाया था? कंप्रेशन और एलोंगेशन, टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ा था किसी चीज का? एक का नहीं।
तो सर वैसे निकाल देंगे, हाँ निकालोगे तो वैसे ही। लेकिन सुनो जरा, अगर मैं यहां पर आपसे बोलता कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो मैं गलत होता। मैंने सिर्फ टाइम पीरियड बोला, आप नोटिस कर लेना, वीडियो को दोबारा पीछे चेक कर लेना, मैंने टाइम पीरियड बोला है। मैंने कहा इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अगर मैं बोलता ना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो मैं गलत था। सर क्यों, बता रहा हूँ ना। अच्छा, अगर मैं बोलता टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, अबे जब ऑसिलेशन नहीं हुआ तो एसएचएम क्या होगा? जब ऑसिलेशन नहीं हुआ तो एसएचएम क्या होगा? एवरी एसएचएम इज अ ऑसिलेशन बट एवरी ऑसिलेशन नीड नॉट टू बी एसएचएम, फर्स्ट क्लास। तो ना तो एसएचएम हो सकता ना ये ऑसिलेशन। सर पर क्यों? क्यों? मुझे बस आप एक बात बताओ, पेंडुलम पता नहीं कहाँ रखा है, बार बार क्या निकालना उसे, समझ तो तुम गए हो पेंडुलम को। बस आप मुझे ये बता दो, एक जो आपके पास पूरा टाइम पीरियड था, आप किसका निकालते थे? इसके मेन पोजीशन से, फुल साइकिल का बेटा आप देखो, मेन पोजीशन से यहां तक जाना, यहां तक जाना, उसके बाद वापस आना, फिर यहां तक जाना और फिर यहां तक आना, राइट? यानी कि मीन से एक्सट्रीम पे भी तो जा रहा है ना। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये आपने कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने, ये तो करा मैंने, क्वेश्चन ये तो पूछा, जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा और इसको यहां तक ले आऊंगा किसी डिस्टेंस तक, तो आपको बताना है कि आपके पास उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कंप्रेशन लेट से मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ये ए डिस्टेंस की दूरी पर यहां से है। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब यहां से यहां तक भाई 80 डिस्टेंस, ए डिस्टेंस है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब यही तो हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू यार, ए डिस्टेंस ए, राइट? अब देखो ध्यान से, जब आपने इसे मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया तो कहानी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि इसका आपने ये x डिस्टेंस जो कि a है, इससे आपने कंप्रेस करा है ना। तो ये सर एसएचएम का केस या फिर ऑसिलेशन का केस क्यों नहीं है? बेटा मेरी बात ध्यान से, साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आगे आपने वॉल लगा दी। सर इससे क्या मतलब है, यहां से आके यूं ही होता रहेगा तो क्या ये वो नहीं? अबे गधों, यहां तक आना तो इसका मीन पोजीशन है, यानी कि यहां तक आना तो यहां से यहां तक आना है। ये वाली साइकिल तुमने दी नहीं। सर हमने दी है। कैसे दे दी? जब तुमने दीवार लगा दी, स्प्रिंग दीवार को नहीं तोड़ सकती, इतनी कमजोर दीवार नहीं है हमारी। हाँ, जो जिस सीमेंट से बनी हो, क्योंकि उसमें जान है, तो हमारी दीवार में जान है। तो भाई साहब क्वेश्चन तो बड़ा बवाल हो गया है। तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकाल देंगे? अबे गधों, टाइम पीरियड तो निकाल दोगे। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम में टाइम पीरियड ऑफ कर तो रही है ना कहीं इधर कर रहा है, इसका तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो ना। हाँ, कंप्रेशन का निकाल दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अब दिक्कत किसकी हो रही है तुम्हारे पास? दिक्कत किसकी हो रही है पता है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज की, क्या कि ये पूरा ऑसिलेट नहीं कर रहा। और पूरा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने सर डिस्टेंस खत्म कर दी, आपने सर डिस्टेंस खत्म कर दी। लेकिन मैं अंदर तक कहां तक लेके आया? इसको मैक्सिमम कंप्रेशन बोल दिया मैंने, तो ये ए तक लेके आ गया, ए से a/4 जा रहा है, यानी कि एक जो आधा और जाता वो नहीं है मेरे पास। हाँ समझ आया ना? यहां से मीन तक तो आ गया, मीन से एक्सट्रीम वाला केस नहीं है, यानी कि मैं जो कहानी करा रहा हूं इसका टाइम ये कम कर दिया मैंने, राइट? तो जो इसका ओवरऑल टाइम पीरियड आएगा, मैं यहां का देख ही नहीं रहा ना, यहां का देख ही नहीं रहा, तो अब जो स्पीड आएगी यहां से यहां तक तो गई नहीं, स्पीड यहां पे तुरंत ऐसे आ जाएगी और जल्दी होता रहेगा। तो कुल मिला के टाइम पीरियड और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पीरियड है जो इस तरह का होने का और तेज होता चला गया, क्योंकि आप लोगों ने दीवार लगा दी। अगर दीवार ही लगा दी तो आराम से वही चीज चल रही होती। फिर अगर दीवार ही लगा दी तो कोई फर्क ही नहीं आता, T=m/k, क्योंकि जिस तरीके से रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो चाहे ऐसे रखा हो, क्या उस पर कोई फर्क पड़ा था एम्पलीट्यूड का या किसी भी चीज का? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो T बराबर क्या हो गया आपके पास? 2π√m/k बाय 2। ये खत्म हो गया ना, तुमने हाफ खत्म कर दिया ना। तो इसका कॉन्सेप्ट ये आता है, इसका कॉन्सेप्ट ये आता है, समझ में आया? और अगर क्वेश्चन और बढ़िया था, एक और बढ़िया था इसी के आगे, वो कहता है कि सेम यही चीज करी तुमने, लेकिन इस बार तुमने कंप्रेशन, इफ इन द अबव केस इफ द स्प्रिंग अब यहां से, चलो इसको नहीं रहना, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू ए ऑन
वन साइड ए मतलब उसके एम्पलीट्यूड तक, ठीक है, ऑन वन साइड, ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू ए ऑन वन साइड एंड फ्रॉम मीन पोजीशन if the wall is if the another wall is at a distance a by 2 from mean position बता दो, then find the time period of spring। एसएचएम तो होगा नहीं यार। मेरे को एक चीज बताओ सर, आप टाइम पीरियड कैसे निकाल रहे हो जब आप एसएचएम नहीं बता रहे? आप कह रहे हो ना तो ये एसएचएम है, आप कह रहे हो ना ये ऑसिलेशन है। अबे गधों, इन दोनों से पहले एक मोशन और बढ़ाया था, क्या? पीरियोडिक तो है ना, पीरियोडिक है, देख लो खुद ही। आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट तो कर ही रहा है ना, तो पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड निकालो, ऐसा तो कह सकता हूँ। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन। पर सर ये क्वेश्चन ना कुछ समझ में नहीं आया, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम ब्रेक नहीं कर पाए, और आगे तो हम वहीं ब्रेक हो जाते हैं जहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज रफ हो जाती है। तो मेरे भक्तजनों, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पर ये कहना चाह रहा है कि आपके पास ये दीवार थी और इस दीवार की मीन पोजीशन अभी ये है जहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। 7t/12 आएगा, चल चेक कर लेते हैं। टाइम पीरियड पूछा है पूरा मधु, चलो देखते हैं, सही भी हो सकते हो, मैं खुद नहीं पता आंसर, चेक ही करूंगा। ये यहां पर है, अब सुनो क्या बोला है, दूसरी दीवार है इस मीन के दूसरी साइड, अनदर साइड, यानी कि एक दीवार पे हो गई, अब इसकी दूसरी साइड मतलब ये दीवार होगी, और ये जो डिस्टेंस है यहां से ये वाली, ये a/2 है। अच्छा ऐसा है, हाँ ये दे रखा है। तो जब आपने उसे कंप्रेस किया ए तक, तो बेसिकली आप इसको यहां तक लेकर आते हो, आपने इसे, चलो ये केस, ये क्वेश्चन हो गया, फ्रेम कर दिया मैंने। अब सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या करोगे, रीड्रॉ करोगे यहाँ। तो कहानी कुछ ये आ जाएगी, आपने इसे कंप्रेस कर दिया, यहां पर आपका ब्लॉक आ गया, और ये डिस्टेंस आपके पास ए है, और ये डिस्टेंस आपके पास a/2 है, और यहां पर क्या है आपके पास, आपकी वॉल है। क्या कहानी कुछ पहले जैसी है? कुछ तो है यार, कुछ है, कुछ भी नहीं है, पहले जैसी है ही नहीं बेटा। पहले क्या था कि मीन पोजीशन से बिल्कुल वापस जा रही थी, अब की बार हमारे पास एक्सट्रीमिटी तक पहुंचने की कोशिश तो करी गई है, लेकिन एक्सट्रीम तक पहुंच नहीं पाया है, एक्सट्रीम तक पहुंच नहीं पाया बेटा। तो एक्सट्रीम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक्सट्रीम के आधे तक पहुंच गया। ओ सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे पेंडुलम है, अगर इसका ये ए है तो बेसिकली ये पेंडुलम केवल यहाँ तक पहुंचा है a/2, तो फिर 8t/12 हो गया। हाँ, अब आपका आंसर सही है, 8t/12। अब उस बच्चे ने जिसने निकाल दिया उसने दिमाग लगा लिया, क्योंकि ये केस तो मैं पहले करा चुका। क्योंकि सर ये तो बिल्कुल सेम वही वाली बात हो गई ना, आप ये कहना चाह रहे हो कि इस ए से इस ए तक तो वापस आएगा, वो तो मीन की हो गई, और यहां से यहां तक आने का टाइम पीरियड कितना था सर? ये था सर t/4, एक्सट्रीम से मीन तक का पूरा t/4, और उस एक्सट्रीम से आगे वाले t½ तक जाने पे, a/2 तक जाने पर कितना था? t/12। याद आ रहा है ना ये वाला केस? और मीन से एक्सट्रीम का भी तो गिनो। हाँ बेटा गिन रहा हूं मेरे लाल। t/2 हो गया ना। अभी रुक जा, एक मिनट रुक जा, मैं तोड़ रहा हूं, तूने डायरेक्ट कर लिया t/12, और बाकी और बच्चे भी हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, t/2 बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे दिक्कत नहीं है। पर बेटा आप मेरी बात सुनो, अब बाकी सारे सुनो। एक बच्चे को पढ़ा दिया इसका मतलब थोड़ी है कि उसे समझ में आ गया तो आपको नहीं आया। आपको जब तक नहीं आएगा तब तक मैं क्वेश्चन 3 बार करा दूंगा, दोबारा समझ लो, ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है। इतना तो याद है ना, यहां से यहां तक t/4 हुआ करता था, इसके इस पार्ट तक t/12 हुआ करता था, याद है ना? यहां से यहां तक ये वाला हमारे पास क्या हुआ करता था? t/12, ये t/6, तो ये वाला था मेरे पास, ये वाला, क्योंकि स्पीड कम होती चली जाती है। यहां से फिर स्पीड जो है हमारे पास क्या होगी, ये t/6 आएगा। अरे समझ गया तुम कहना क्या चाह रहा हूं, ये t/12 आएगा, वो जो गाड़ी चलेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहां से, अब देखो कहानी क्या होगी, a/2 तक गया, तो यानी कि कौन सा टाइम पीरियड से कहा? t/12 का, और वापस से भी ऐसे गया, वापस से भी ऐसे गया, और फिर और कंप्रेस होके चला गया एक्सट्रीम।
तो कुल मिला के इसकी पूरी साइकिल देखो क्या होगी। ये ए वाली, मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है, जब एक चक्कर पूरा लगाएगा। ये ए का मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम पीरियड T/4 कराया था ना भाई यार, ये तो T/4 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 चार पार्ट तो ही बांटे थे T/4। और x अब यहाँ पे आ गया अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन से a/2 जाने के लिए T/12 था, तो T/12 आ गया। फिर इससे वापस आने के लिए T/12 था, T/12 था, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का कितना हो जाएगा T/12, और यहाँ से यहाँ तक वापस जाने का T/4 अगेन, क्योंकि ये मीन से दोबारा से एक्सट्रीम हो गया। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अबे यार यहाँ से यहाँ तक आने का अब सुनो, तुम कहोगे सर T/6 कहाँ गायब हो गया, समझ सर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमें T/6 नहीं दिख रहा। अबे गधों T/6 तक तो वो पहुंचा ही नहीं ना, T/6 तो यहां तक का था, पहुंचा ही नहीं है। जब ऐसे जाता था तो धीरे धीरे यहां से तेज, फिर धीरे धीरे होती थी। तो T/6 का टाइम पीरियड तो बड़ा है ना कंपेयर टू T/12, समझ पा रहे हो ना। तो ये वाली कहानी T/12 की थी और ये वाली कहानी T/6 की थी। तो ये मैंने पहुंचा ही नहीं है सर, T/6 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो पहुंचे ही नहीं है। यहाँ से हम वापस आ गए तो T/12 और फिर यहाँ तक आने के बाद वापस से T/4, तो T/4 दो T/12 प्लस T/4। बेटा आपको जब T/2 आ रहा था आपने इन दोनों का एक ले लिया, एक ही बात है। आप समझ गए मैंने पूरा ब्रेक कैसे करके दिखाया है। तो इसका पूरा टाइम पीरियड कितना आ गया, छोटा जो टाइम पीरियड आएगा कितना, 8 T/12 8 T/12। तो बेटा 12 एलसीएम ले लोगे। अच्छा जिसको नहीं आया वो देख लो, 3 + 1 + 1 + 3, 3 2 5 3 8, 8 T/12, राइट। क्लियर है। तो कितना आ गया 4 2/3। यहां तक क्लियर है। अब t की वैल्यू क्या होती है 2π/ω, t = 2π/ω। तो t की जगह डाल दो उसमें, तो 2 × t की वैल्यू 2/3 2π/ω, ठीक है। तो कितना आ गया 4/3 π/ω। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है ना, डाल लोगे आराम से 2π√m/k, 2π√m/k, ओमेगा की वैल्यू डाल देना, आपका आंसर आ गया। चल जाएगा क्वेश्चन। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग वगैरह क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कॉम्प्लेक्स करने होते हैं, है ना। अब कॉम्प्लेक्स तो और भी तरीके से कर सकता है। कह देगा एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी इस बॉल को, एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी, एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी, एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी। एम्स में ये सवाल पूछा था एक बार, इसको ऐसे करके छोड़ दिया तो ये सारे सिस्टम होंगे आपस में वाइब्रेट। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। इसका टाइम पीरियड बताऊँ, इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक के रेस्पेक्ट में पहले दूसरे का निकालें, फिर सिस्टम का निकाल के टोटल निकाल के 2π/ω कर देंगे। है कॉम्प्लिकेटेड बट अभी जरूरत नहीं है। जिस लेवल पे आप लोग तैयारी कर रहे हो मुझे पता है, मैं कराऊंगा तो भी कई होंगे तो बाउंसर मार जाएगा, एक आध के समझ में आ जाएगा तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो जब मैं एक बार और क्वेश्चन सेशन कराऊंगा इसके, उसके बाद आपको मैं ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे ही हमने पिछले वाले में क्वेश्चन सेशन करे तो मैं ये क्वेश्चन फिर भी ठीक ठाक लगे होगा। हाँ चलो 500 का तो क्वेश्चन बन जाएगा, तब तक सर्च करके रख लेंगे। नहीं फिर ये थोड़ी दूंगा, मुझे पता है ना तुम कैसे हो। चलो ये कहानी क्लियर है बेटा आपको, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं है, आगे चल सकते हैं। अब हेडिंग डाल दो एंगुलर SHM या फिर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डाल दो यार, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डाल दो। छोटी सी क्लास कर लेते हैं और उसमें मैं आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम समझा के घर भेज दूंगा। तुम परेशान हो गए अगर पिछले 2-3 क्लासेस काफ़ी लंबी हो गई तुम लोगों की, है ना। तो मैं छोटा सा टाइम पीरियड समझा के फिर घर भेज दूंगा तुम्हें। एक छोटा सा क्यूट सा फॉर्मूला देगा, एक छोटा सा क्यूट सा फॉर्मूला देगा, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये आप लोगों के जो स्कूल में डेरिवेशंस आती हैं उसमें पूछा जा सकता है। आप लोगों के स्कूल में जो डेरिवेशंस आती हैं उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, और ये उसका बॉब है। पेंडुलम की लेंथ L है, पेंडुलम की लेंथ क्या है L। अब आपने क्या करा, इसको थीटा से यहाँ उठा दिया, आपने इसको थीटा से यहाँ उठा दिया, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन गया आपका, थीटा बन गया, राइट। ठीक है, अब
इस क्वेश्चन को करने के लिए कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की चीज़ें कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आपको ये आता है बनाना, ये बताओ ये बनाना आता है कि नहीं आता? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सिखा रखा है पूरा। एफबीडी कैसे बनाते हैं पूरा याद है। अरे बॉडी को आइसोलेट कर दो, सारे फोर्स उस पर लिख दो। ठीक है सर, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ। हाँ बेटा वही तो करना है, वही तो करना है। देखो जरा, इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स mg नीचे, क्योंकि इस बॉब का मास लेट से m होगा, mg नीचे। इस बॉडी पर अगर आप लोग कहना चाह रहे हो कि सर ये वाली लाइन के अलोंग एक टेंशन लग रहा था, हाँ बेटा बिल्कुल लग रहा था। और सर यहाँ से ये अगर थीटा डिग्री बना रहा था ऐसे, तो सर ये थीटा होगा तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा हो गया तो ये mg हो गया, तो सर ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा mg cos थीटा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, बस एक भगवान के लिए एक चीज़ बता दो, क्या इस डायरेक्शन में आपका पेंडुलम मूव कर रहा है? तो mg cos थीटा का कोई रोल है यहाँ पर? कोई भी इतना सा भी रोल है? फिर क्यों बेकार में mg cos थीटा की ऐसे तैसी कराएं? भाड़ा में जा, जहाँ जाना है तू जा, तू ऐसे तुझे हम छेड़ेंगे, लेकिन किसी को छेड़ना पड़ेगा। क्या क्या किसे छेड़ना है? देखो डिसाइड कर लिया बेटा, फिर मेरे को बता दिया। अच्छा इधर देखो, अब ध्यान से देखो, ये बॉडी वापस तो इसी पार्ट पे जाएगी ना, ऐसे आ रही है। अब बेसिकली इसका एक कंपोनेंट इधर भी होगा ना mg का। मान रहे हो मेरी बात को या नहीं मान रहे इस बात को? यार मानना तो पड़ेगा ही सर। आप ये देखो, ये वाला जो कंपोनेंट आया, ये वाला कंपोनेंट क्या है? mg sin थीटा। और ये जो mg sin थीटा है बेटा, यही तो आपके पास इसको इधर, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ लग रहा है यार, पेंडुलम इधर भाग के थोड़ी जा रहा है। आपके पास जो mg sin थीटा लग रहा है वो इसको खींच के इधर ला रहा है वापस। ये तो कहानी हो रही है। यहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो दोबारा से कहानी हो जाएगी ऐसे, क्योंकि इस बार थीटा ये बने, ये थीटा बन जाएगा इधर की तरफ से। तो ये इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उससे तो कोई मतलब नहीं होगा कि इसका mg नीचे लगेगा, ये थीटा बनेगा। तो mg cos थीटा का कोई काम नहीं है, mg sin थीटा का काम है। तो ये वापस सेम वही कहानी है। एक कंपोनेंट रिजॉल्व करूँ 10 कर दूँ, बात तो सेम ही आएगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं बेटा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि mg sin थीटा का हमारे पास काम समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब इनिशियली देखते हैं। इनिशियली इस बॉडी पे नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, तो आपके पास T बराबर mg। बेटा ये क्वेश्चन ना कई तरीके की चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, कई तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ से पूछते हैं इसकी लेंथ कितनी है, तो वो भी इजी सॉल्व हो जाती है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप मुझे ये बताओ, जब बॉडी यहाँ पे ऐसे रखी है तो किसी एक एंगल पे बना रही है, एंगल पे बना रही है, तो एंगुलर एसएचएम आपको समझ में आ रहा है? मैंने एंगुलर क्यों बोला था इसको एसएचएम? शुरू करने से पहले मैंने कहा था ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डाल लो या एंगुलर एसएचएम डाल लो। तो जो एंगुलर एसएचएम बोला है वो इसलिए बोला क्योंकि किसी एक सर्टेन एंगल पे बन रहा है, एंगल पे बन रहा है। और जब हमारे पास कोई चीज़ एंगल पे बन रही होती है, सर्कुलर पोर्शन में जाना चाह रही है, तो यहाँ पे एक टॉर्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? टॉर्क डेवलप होता है। और उस टॉर्क की वैल्यू, मतलब ये आप समझ में आ गया, यहाँ पे एक टॉर्क भी लग रहा होगा इसका, और टॉर्क होता है वो हमारे पास होता है R क्रॉस F, R क्रॉस F। अब यहाँ पे ये जो R है बेसिकली ये वाली लेंथ है यार, रेडियस तो है, इसको पूरा घुमा दोगे तो ऐसे घूम जाएगा, तो रेडियस तो यही हुआ ना, समझ में आ रहा है? तो R क्रॉस F, और F कौन सा वाला है जो कि इसको इस कंडीशन में लेके आ रहा है? ये वाला। तो इस पे लगने वाला टॉर्क बराबर हो जाएगा L इंटू mg ऑफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? अब सर हमने तो टॉर्क ये पढ़ा था, टॉर्क बराबर आई अल्फा। हाँ मैंने कब मना करा? आई क्या है इसमें? सर आई होता था हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता था हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। अबे गधों तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि तुम एंगुलर एक्सेलरेशन को लेके आए हो। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो, जो तुमने पढ़ा है, मैं तो उसी को देख रहा हूँ। किसी एक पॉइंट मास का उसकी लेंथ के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था? mr²। लेंथ के अलोंग है ना, तो इसका कितना होता था बेटा? mr²। मुझे पता तो मैं याद नहीं होगा इसलिए मैंने पहले बता दिया। मैं पूछता बेकार बेटा कितना होता है, तुम लोग यूं रहते शांत, बुत बन के खड़े रहते, लाश बन के खड़े रहते, जिंदा लाश। फिर मैंने कहा मैं खुद ही बता देता हूँ।
कि किसी एक पॉइंट का मास का उसकी लेंथ के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका मास इनटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा ml स्क्वायर। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा यहाँ पे, जो मास में क्या ले रहा हूँ, छोटा m ले रहा हूँ, तो छोटा m है, ठीक है, मास हाँ छोटा m इनटू लेंथ क्या है इसकी l स्क्वायर और अल्फा, ml स्क्वायर अल्फा। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब आप ये बताओ, ये भी टॉर्क के इक्वल, ये भी टॉर्क के इक्वल, क्या इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ मैं? हाँ सर, दोनों टॉर्क की तो हैं। तो सर आप कहना चाह रहे हो कि आपका mgl sin थीटा बराबर है ml स्क्वायर अल्फा के? हाँ 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 है, मान लो बात है। तो सर आप m से m उड़ा दोगे इस हिसाब से, तो एक l से एक l भी उड़ा दोगे। आप तो ये कहना चाह रहे हो अल्फा बराबर g sin थीटा बाय l, ये तो आएगा अल्फा बराबर g sin थीटा बाय l, ये उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको करना क्या था, r क्रॉस f करना होता है। टॉर्क में क्या फॉर्मूला होता है, r क्रॉस f, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, साइन से साइन भी जाएगा। कौन से साइन से बेटा, साइन तो एक ही है। तो r क्रॉस f लोगे। अच्छा वो आर एक्स साइन थी नहीं, मैं उसका डायरेक्शन लिख देता हूँ एक्चुअली। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे आर क्रॉस एफ किस डायरेक्शन में जाएगा, कोई मेरे को बता सकता है? आर तो ये रहा, एफ कहाँ से लगाओगे इसका, एफ ये जा रहा, तो आर क्रॉस एफ, आर से एफ जा रहे हो ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज में आर क्रॉस एफ की वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास ये तो तुम्हें बता रखा है ना, एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई चीज जाती है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज अगर कोई चीज जाती है तो नेगेटिव जाती है। यानी कि आर क्रॉस एफ कहाँ है टॉर्क, ये रहा, इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जो तुम्हारी बॉडी जा रही है वो अब इस तरफ आना चाह रही है ना, उल्टा। ध्यान देखो ना, ये ऐसे जा रहा है और तुम्हारी बॉडी का फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो उसका अपोज हो रहा है ना, इससे जो अल्फा आएगा ये किसके आएगा। अगर आप बेटा माइनस की बात समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका आर क्रॉस एफ ऐसे जा रहा है पॉजिटिव, लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ है, बॉडी का टॉर्क उसको इस तरफ लेके आ रहा है, और टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक इस तरफ है और आना इस तरफ। यहां से मैंने कंडीशन ये वाली उठाई है ना बच्चे, और ये वाली कंडीशन में आर क्रॉस एफ जो किया वो मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब बॉडी आ रही है इधर, बॉडी इधर, फोर्स इधर, तो एंटी हो गए। समझ आ रहा है ना, हर बार ये तो होता रहेगा। तो इसलिए हमारे पास जो नेट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी साइन थीटा बाय एल। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है। अब ये कहानी तो हो गई हमारे पास ये वाली सिंपल सी। अब आप मुझे बस एक चीज बताओ कि अगर ये एसएचएम हो रहा है, अगर ये एसएचएम हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लार्ज एम्पलीट्यूड या स्मॉल एम्पलीट्यूड? स्मॉल एम्पलीट्यूड। यानी कि आप सर ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया है तो लेट्स से कि ये डिस्टेंस छोटा सा x डिस्टेंस है, थोड़ा डिस्टेंस सर x डिस्टेंस होगा। हाँ, तो सर यहाँ पर तो अगर आप हमें बताते हो इसका जो आपने ये बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपको समझ में आया ना, अल्फा वगैरह क्या निकाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी, वो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक है। अब देखो ध्यान से जरा, यहाँ पे देखना कौन सा फोर्स था इसका, mg sin थीटा, ये किसके बराबर था, f के। ये तो नेट फोर्स लग रहा था, हाँ सर ये लग रहा था। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन h। यही मैं बताऊँ है ना, सारे आराम से सो रहे हैं मस्त क्लास में। ये देखो थीटा यहाँ पर है, ये x है, ये l है। अब ये तो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाय l। ये लेंथ तो l है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या डाल दो आप, mg इंटू एक्स बाय एल बराबर ma हो जाएगा, m से m उड़ गया, तो a इज इक्वल्स टू g बाय एल इंटू एक्स आ जाएगा। इसको कंपेयर करना किससे, ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो यहां से आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ, देखो ना ये रहा ना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाय एल आ जाएगी ना, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। इसका टाइम पीरियड आपको निकालना था, मैंने तो ये आपको पूरा बता दिया कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेगा तो ये पूछेगा,
और टाइम पीरियड निकालना है तो डायरेक्ट ये भी बताया मैंने तुम्हें कैसे आया पूरा। और जो हमारा मेन काम था वो तो ये रहा, कहानी यहाँ पे खत्म होने वाली है। t इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है g/l, तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये हमारे पास, मैंने क्या कहा था अभी, छुट्टी तो होगी लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्मूले के बाद बोला था ना मैंने तुम्हें, फिर तुम इतनी जल्दी छुट्टी छुट्टी क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो क्लास भी पूरी नहीं हुई है, आराम से चलने दो, है ना। मतलब ज़्यादा टाइम लूँगा, 5 मिनट और लूँगा बेटा बस तेरे। घड़ी वाले 5 मिनट, घड़ी वाले इस बार, ठीक है सर। आप 5 मिनट बोल के 15 मिनट की क्लास खींच देते हो। नहीं कौन सी वो वाली घड़ी? नहीं, ये वाली घड़ी जो जो लटक रही है, मतलब ऊपर जो टंग रही है, उस वाली घड़ी के 5 मिनट, ठीक है। हाँ ये वाली। अब सुनो, चल रही है बेटा घड़ी, सही चल रही है, अब सुन लो। लेकिन शर्त है, बात नहीं करोगे बीच में, उंगली नहीं करोगे सर, ये नहीं करेगी। हाँ बस, फिर 5 मिनट पक्का। ये आ गया आपको, क्या कह रहे हो? अच्छा, तो यहाँ पर बेटा, अच्छा ये बताओ, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g की जगह पर आप लिख लो g इफेक्टिव। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g की जगह पर g इफेक्टिव। सर इससे क्या फर्क हो जाएगा? इससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। अच्छा मुझे आप बस एक चीज बताओ, जब लिफ्ट ऊपर जाती थी उस समय पर एक्सेलरेशन कितना होता था? g प्लस ए। याद है ना सबको, जब लिफ्ट ऊपर जाती थी mg माइनस m t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। लिफ्ट जब ऊपर आती थी तो t इज इक्वल्स टू mg प्लस a, तो नेट एक्सेलरेशन g प्लस a आया था। तो g इफेक्टिव में अगर आपसे कहता है कि एक पेंडुलम है, उसे लटका दिया हमने लिफ्ट में और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो बताओ इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा? तो t बराबर सर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g इफेक्टिव, मतलब g प्लस। डेरिवेशन करोगे ना तोते खुल जाएंगे, अभी तोते खुल जाएंगे। मैं कराऊंगा एक लिक्विड वाले की डेरिवेशन कराऊंगा, जब टाइम सिंपल पेंडुलम को लिक्विड में रखेंगे उसकी डेरिवेशन कराऊंगा, वो तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि लिफ्ट नीचे आ रही है, तो बताओ कितना आ जाएगा? g माइनस, तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g माइनस। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा, हो गया ना सिंपल फार्मूला। सर फिर यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g कैसे आ रहा है? अबे नालायकों, पेंडुलम जब भी बात करोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखना बस, और उस समय देखना कि उसकी g की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर तुम लेके आओगे, बिल्कुल इसे सेट रखोगे नीचे, तो इस पे g तो सिंपल नीचे लग रहा है, g लग रहा है। यहाँ ले जाके मत देखने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर g के कंपोनेंट आ जाएंगे, फिर mg cos थीटा cos थीटा sin नहीं देखना। यहाँ देखो, सिंपल भाषा सिखा रहा हूँ ना मैं तुम्हें, कंपोनेंट देके करना, डेरिवेशन करूँ अभी, चाहिए बताओ? फिर ये सीख, हाँ तो बताता रहा हूँ, मैं तो खुद मना कर रहा हूँ, मैं तो कर दूंगा, मुझे थोड़ी दिक्कत। ये कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक कहानी यहाँ से पूछता हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की, याद होगा, ये कार्ट है, ये कार्ट चल रहा है, यहाँ पे पेंडुलम लटका है, इस पेंडुलम को तुम अगर आगे लेके जा रहे हो, ये थीटा पे है, राइट? ये तो कहानी थी। अब देखो जरा इसकी कहानी कैसे होती है। इसकी कहानी कुछ अलग थी। ये देखो, बॉडी का इनिशियल कंडीशन तो ये थी ना, अब यहाँ पे एक सूडो फोर्स आता था, तुम्हें याद है ना, बताइए सूडो फोर्स आती है जब बॉडी आगे चल रही है, इस पे एक सूडो फोर्स पीछे चल रही होगी, और वो सूडो फोर्स किसके इक्वल होगी? सर ma के इक्वल होगी। तो यानी कि इस पे ma तो पीछे लग रहा होगा, इस बॉब पे, या ट्रॉली आगे चल रही तो ma पीछे लग रहा होगा ना सूडो फोर्स। यही तो कहानी वो करती थी। और इस पे एक नीचे लटक कौन सा रहा होगा? mg इसका मास। इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? कुछ इस तरफ आएगा। कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ma का स्क्वायर प्लस mg का 90 डिग्री बन गया ना। m तो कॉमन है, मास से तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो g चाहिए। तो g कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्ट वाले के लिए टाइम पीरियड जब वो एक्सेलरेटेड होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g इफेक्टिव की जगह अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। नहीं, ये तो g के लिए अंडर रूट नहीं आएगा यार, ठीक है? या आएगा? नहीं आएगा, सॉरी, इसका जो वैल्यू आएगी उसकी पूरे वो फिर फुल रूट में है, ठीक है ना? ये कहानी क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा ऐसे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट तो कितना आ जाएगा बताओ? सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा? अबे गधों 0। सो 0 कैसे हो जाएगा?
वहां पर जी इफेक्टिव 0 होता है टाइम पीरियड सैटेलाइट। सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूमती हैं ऐसे, ये सेंटीपीटल फोर्स की तुम कुछ नहीं कर रहे हो उसमें, वो उसकी सेंटीपीटल फोर्स घुमाती है। वहां पर a बराबर g हो जाता है, उनका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। और जहां पर भी g बराबर a हो गया, वहां समझ जाना टाइम पीरियड कितना आ गया। यहाँ g 0 कर दोगे तो कितना आ गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर ये बॉडी है, ये नीचे गिर रही है ना, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये बॉडी है, मैंने इसे छोड़ी है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, इनफाइनाइट। सर कैसे, ये तो नीचे की तरफ जा रही है। वेरी गुड, फ्री फॉल हो रही है सर, ये नीचे की तरफ नहीं जा रही, नीचे की तरफ लिफ्ट जा रही थी, वो किसी एक्सेलरेशन जा रही थी। ये तो फ्री फॉल है, और फ्री फॉल में a बराबर g होता है, और जहां a बराबर g होगा वहां पे टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो जो अगली जो है, मैं एक बार डेरिवेशन भी कर दूंगा आपको, और तरीका भी बता दूंगा। ये रट्टा जो तरीका है ना जी इफेक्टिव का, इससे भी करके दिखा दूंगा, और एक डेरिवेशन भी, ताकि आपको पता पड़ जाए। ये सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल है। स्कूल में बोर्ड्स के लिए ये वाली डेरिवेशन रखना, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना इसका, तो ये फार्मूला आ जाएगा, और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ सिखा दी हैं। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।